तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि जिस बुक को हम कंप्लीट करेंगे वो है हमारा BEGLA 136 और बुक का नाम है हमारा इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। देखिए इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो बहुत सारे आपके डाउट जो है या फिर क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और साथ में आपको ये भी नॉलेज हो जाएगी कि ये जो बुक है इसके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न है वो किस टाइप के आते हैं और इसमें मोस्टली हमें क्या पढ़ना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए आप लोग मुझे सडनली कमेंट करके बोलते हैं कि मैम इस बुक पे बना दीजिए। देखिए इतना जल्दी नहीं पॉसिबल हो पाता है ना, बिकॉज मुझे भी बुक को समझना पड़ता है कि इसमें क्या पैटर्न है, किस हिसाब से क्वेश्चन है या फिर क्या टॉपिक है, उसके बाद ही तो मैं आपको समझाऊंगी ना। नहीं तो कुछ गलत अगर मैं बता दी तो फिर आप मुझे कॉमेंट करके बोलेंगे कि मैम आप गलत बता रहे हो। तो प्लीज़ आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उस दिन पहले कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे बनाने में थोड़ा जल्दी हो जाए और एग्ज़ाम के डेट भी आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए। और दूसरी बात ये कि ये जो नोट्स है इसे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से आप अच्छे से इसे रीड कर सकते हैं। अब हम आते हैं बुक के क्वेश्चन आंसर और टॉपिक पे। तो देखिए इस बुक में आपके टोटल 4 ब्लॉग मिलेंगे और क्वेश्चन जो है इन चारों ब्लॉग से ही आएंगे। तो देखिए इस बुक में आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन के पैटर्न दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से दिए गए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपको करना है कि मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यानी कि आपको एक तरह से मैं हिंदी में बोलूँ तो मीनिंग मीन्स शब्दार्थ। अब देखिए हिंदी में जब हम लोग कोई शब्द को लिखते हैं तो एक शब्द के बहुत सारे सेम मतलब होते हैं ना, तो उस हिसाब से इंग्लिश में भी यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके मीनिंग है और सेम उसके मीनिंग दूसरे भी होते हैं। जो वर्ड दिया गया है उसकी सेम मीनिंग जो है उसके सामने आपको लिखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर इसका बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर टोटल दिए गए हैं क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। इसको मैं धीरे धीरे कर रही हूँ और इसके आंसर हम देखेंगे और ये साइड में इसके दिए गए। अब इसमें से कौन सा सही है आपको लिखना है। टोटल इसमें आपके 10 वर्ड मीनिंग दिए गए हैं और उसके सिमिलर मीनिंग जो है वो आपको सामने में लिखना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा कॉलम ए में जो दिया गया है यानी कि पहला जो मीनिंग है और जिसका सेम मीनिंग आपको लिखना है वो है हमारा असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है निश्चात्मक या फिर इसको हम लोग मुखर भी बोलते हैं और इसका सेम मीनिंग जो होता है ना वो है स्पीकिंग और एक्टिंग इन अ फोर्सफुल वे। यानी कि एक तरह से बहुत ही फोर्सफुल तरीके से बोलना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको आंसर दिखाया है और जो मैंने पीछे आपको दिखाया वो ओनली क्वेश्चन का पैटर्न था। अब उसके आंसर यहाँ पर दिए गए कि 1 का आंसर जो होगा वो ई नंबर होगा। कि अगला जो मीनिंग दिया गया है और इसका सेम मीनिंग आपको लिखना है वो है हमारा इंट्रोगेट, यानी कि एक तरह से पूछताछ करना। अब इसका सेम जो मीनिंग होता है वो क्वेश्चन करना है ना। अब पूछताछ आप किसी से करोगे, किसी से इंक्वायरी आप करोगे तो क्वेश्चन ही करोगे ना। अगला जो मीनिंग दिया गया है वो है 3 नंबर, तो इसका जो सेम मीनिंग होगा जैसे कि कमेंडेशन, यानी कि एक तरह से इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा या फिर एक तरह असम्मान करना, ऐसे आप बोल सकते हो। तो इसका सेम जो मीनिंग होता है इन ऑफिशियल अवार्ड आर रिकमेंडेशन, है ना। अगला जो दिया गया है 4 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि एडॉप्टेबिलिटी, एक तरह से इसका हिंदी होता है अनुकूलनशीलता। अब इसका सेम जो मीनिंग होता है ना वो है एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, यानी कि खुद को एक न्यू सिचुएशन में खुद को उसके अनुकूल बना देना। अब देखिए इसका मीनिंग हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं हर सिचुएशन में। अगला जो दिया गया है 5 नंबर मीनिंग जो दिया गया है कल्चरल कॉम्पिटेंस। इसका मतलब होता है एक तरह से किसी की संस्कृति को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना, ऐसे आप बोल सकते हो। तो इसकी सेम जो मीनिंग होगी ना वो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंस इन द बैकग्राउंड ऑफ पीपल, यानी कि किसी भी पर्सन के बैकग्राउंड के, उनके जो एक तरह से संस्कृति है, उनका क्या पहले का बैकग्राउंड है उसको समझना, यानी कि उसकी संस्कृति को जानना, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला जो दिया गया है वो है हमारा 6 नंबर जो है प्रायर, यानी कि इसका हिंदी होता है प्राथमिकता या फिर पहले। तो इसका सेम मीनिंग हो जाए कमिंग बिफोर, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। अगला जो दिया गया है वो है हमारा अनिश्चलाइज, इसका मीनिंग होता है शुरुआत करना, यानी कि इसका सेम मीनिंग हो जाएगा स्टार्ट समथिंग, यानी कि कोई चीज स्टार्ट करना। अगला जो मीनिंग दिया गया है वो है हमारा ब्रेन वे, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं दिमाग की तरंगे। अब इसका सिमिलर जो मीनिंग हो जाएगा ना अ ब्रिलियंट आइडिया दैट ऑक्यूर्स सडनली। दिमाग में समटाइम ऐसा होता है ना कि हम कुछ सोचते हैं और दिमाग काम नहीं करता है और सडनली हमारे दिमाग में कोई बहुत ही अच्छे से आइडिया आ जाता है, यानी कि ब्रिलियंट आइडिया आ जाता है जिसके थ्रू हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो मीनिंग है ना हमको पता रहती है लेकिन एग्जाम के टाइम में दिमाग से निकल जाती है कि इसके सेम मीनिंग क्या होती है।
अगला जो दिया गया है 9 नंबर वो है कंसाइज, यानी कि एक तरह से कम शब्दों में कुछ कहना, एक तरह से बहुत सारे बातों को कम शब्दों में कहना। तो इसका सिमिलर जो मीनिंग होगा एक्सप्रेसिंग मच इन अ फ्यू वर्ड, यानी कि समटाइम ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि बातें कम करो पर जो भी करो वो सही से करो, यानी कि कम शब्दों में अपनी बातों को दूसरों को समझा देना। अगला जो दिया गया है वर्ड वो है ट्रायंगल, यानी कि एक तरह से मूर्ति आप बोल सकते हो या फिर संपत्ति बोल सकते हो। अब इसका मीनिंग होता है कि रियल एबल टू बी शोन एंड द एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को दिखाना। सही से हम लोगों ने करेक्ट करके यहाँ पर उसके सेम मीनिंग को लिख दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया और जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने आंसर बताया। तो आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं और आप खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अब हम लोग आते हैं नीचे, जो कि हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है वो है हमारा एक तरह से हमें वाक्य बनाना है। अब देखिए छोटे क्लास में जब हम लोग रहते थे तो हम लोग इंग्लिश में हिंदी में वाक्य बनाते थे, यानी कि एक शब्द से हम बहुत सारे अपने भाव को व्यक्त करते थे। तो पहला जो वाक्य का वर्ड दिया गया है वो है हमारा एप्टीट्यूड, यानी कि एक तरह से योग्यता। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है वो है हमारा सारा's एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज मेड लर्निंग फ्रेंच अ ब्रिज, यानी कि सारा का जो एक तरह से लैंग्वेज के प्रति जो लगाव है ना, जो उसकी योग्यता है ना, वो उससे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में एक तरह से मदद की, ऐसे आप बोल सकते हो। अगला जो दिया गया है जिसपे आपको वाक्य बनाना है यानी कि सेंटेंस बनाना है वो है हमारा असर्टिव, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, एक तरह से मुखर या फिर किसी चीज़ को लेकर निश्चित एक तरह से अप्रोच रखना। तो इसका आप वाक्य बना सकते हैं, हर असर्टिव अप्रोच हेल्प हर अचीव हर गोल, यानी कि उसका जो एक तरह से दृढ़ विश्वास था ना, उसका जो मुखर था ना खुद के प्रति, वो उसके गोल को अचीव करने में हेल्प किया। यानी कि समटाइम जब हम एक तरह से ठान लेते हैं ना, खुद से एक तरह से वादा कर लेते हैं, तब हम कोई भी गोल को अचीव कर पाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो आंसर लिखा है यानी कि वाक्य लिखा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो ऐसे, यानी कि वाक्य सबका अलग अलग होना चाहिए, आप अलग अलग शब्द बना सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड दिया गया है वो है 3 नंबर, जिसपे आपको सेंटेंस करना है वो है फीडबैक। अब देखिए फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, यानी कि अपनी राय बताना या फिर अपने ओपिनियन को बताना। अगर आप कुछ देखते हो तो वी वैल्यू योर फीडबैक एंड विल यूज इट टू इम्प्रूव आवर सर्विस, यानी कि एक तरह से आपने जो फीडबैक दिया है ना, उसको हम अपने काम में एक तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें अगर आपको लगेगा कि कुछ कमी है या फिर कुछ अच्छे से एडिटिंग नहीं हुई या कुछ अच्छा नहीं मैंने किया है, तो आप मुझे एक तरह से अपनी राय बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टाइम में उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगला जो मीनिंग दिया गया है जिसपे आपको करना है कंटेम्पोरी, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोले तो समसामयी, यानी कि यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस के थ्रू इसका मतलब समझा रही हूँ कि देयर मॉडर्न डिज़ाइन रिफ्लेक्ट अ कंटेम्पोरी एस्थेटिक्स, यानी कि उनका जो डिज़ाइन है ना, जो अभी आधुनिक जो उनका ये डिज़ाइन है ना, वो एक तरह से ना बहुत ही अच्छे से शो कर रहा है कोई चीज़ को, यानी कि पुरानी चीज़ों को शो कर रहा है। तो वहाँ पर इस टाइप के वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं और अपने से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगला जो वर्ड दिया गया है जो कि आप सेंटेंस बना सकते हो और ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूजिंग वर्ड है अभी के टाइम के लिए, वो है हमारा डिजिटल। अब देखिए डिजिटल का अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द डिजिटल वर्ल्ड नेग्लेक्टिंग हिज रियल लाइफ रिलेशनशिप, यानी कि वो जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है सोशल मीडिया पे यानी कि डिजिटल दुनिया में बिताता है और वो अपने रिलेशनशिप को एक तरह से नज़रअंदाज करता है, यानी कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसके जगह कोई और भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पर इन पॉइंट को इसलिए लिया कि आपको समझने में ईजी होगी और आपको एक तरह से क्वेश्चन जो है एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएंगे, किस टाइप से आपके क्वेश्चन के पेपर आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर मेक सेंटेंस का यूज़ किया है, बिकॉज आपका जो पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर भी मेक सेंटेंस दिए गए हैं। तो मैंने ओनली 5 लिए हैं, आप बुक से और भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन किस टाइप से हमें मिलेगा। तो देखिए इसमें आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जैसे कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने को आएगा। कुछ सेंटेंस दिया होगा जिसका आपको एक्टिव वॉइस दिया होगा और एक तरह से पैसिव में चेंज करना होगा। सम टाइम ये जो है वो पैसिव में भी दिया हो सकता है और आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिया है आपको समझाने के लिए कि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो और वैसे आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आती होगी। तो जैसे पहला जो
क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा एक्टिव वॉइस में। प्रोनाउंस में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो सॉरी। चार्ल्स डिकेंस रोट द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन, यानी कि ये जो चार्ल्स डिकेंस है उन्होंने एक नोवेल लिखी है जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, है ना। अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, यानी कि आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। जैसे कि द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ओके, यानी कि ये जो नोवेल है ना ग्रेट एक्सपेक्टेशन वो किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। तो आई होप आपको पैसिव वॉइस आती है और एक्टिव वॉइस, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को बना लेंगे। अगला जो एक्टिव वॉइस दिया गया है वो है हमारा द मुगल एम्पायर शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। तो अब इसका हम पैसिव चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्पायर शाहजहां, यानी कि ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। अगला जो एक्टिव वॉइस दिया गया है वो है हमारा माई फ्रेंड ड्रू दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। अब इसका हम पैसिव चेंज करेंगे, वो है हमारा दिस ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ड्रोन बाय माई फ्रेंड, यानी कि सुंदर से पिक्चर को मेरे दोस्त के द्वारा बनाया गया है या फिर ड्रॉ किया गया है। अब इसका पैसिव अगर हम लोग चेंज करेंगे, अ न्यू लीडर वॉज सेलेक्टेड बाय देमसेल्फ। तो ये जो न्यू लीडर है ना वो सेलेक्ट किया गया है किसके द्वारा? उनके द्वारा। अगला जो दिया गया है सेंटेंस वो है हमारा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी कि जो कोलंबस थे ना उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो इसका हम लोग पैसिव अगर चेंज करते हैं तो अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, यानी कि अमेरिका की जो खोज है वो किसके द्वारा हुई थी? कोलंबस के द्वारा, ऐसे आप बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि आपको समझने में ईजी लगे, आप बाकी भी कुछ अलग सेंटेंस ले सकते हैं। और हाँ, आपको एक तरह से वाक्य और एक तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है अच्छे से आपको करके जानी, यानी कि वॉइस जो है आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आंसर आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन आंसर कब होगा, तो क्वेश्चन आंसर हम नीचे करेंगे। हम जस्ट अभी क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर को या फिर टॉपिक को हम समझ रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला जो पैटर्न दिया गया है 4 नंबर यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न दिया गया है वो है हमारा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग अराउंड 150 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, एक तरह से 150 वर्ड के अंदर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 2 मैंने लिया है नोट्स आपको लिखना है, जिस पर वो है हमारा फर्स्ट है हमारा वर्क प्लेस एटिक्यूट और सेकेंड है हमारा डिफरेंट बिटवीन अ पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम। अब एक एक करके हम लोग इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये है क्या टॉपिक। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बुक में आपको मोस्टली जो है एक तरह से कैसे आप अपने वर्क प्लेस पे, जैसे कि आप वर्क प्लेस पे यानी कि आप जहाँ भी काम करते हैं, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया या कहीं भी आप काम करते तो वहाँ पर आपको कैसे एटीट्यूड रखनी चाहिए, कैसा आप अपना बिहेवियर रख सकते हैं और एक तरह से लोगों से बात करने का तरीका क्या है, इन सभी चीज़ों को आप सीखोगे। उनसे आप इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो या भी तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि पहला जो हमारा दिया गया जिसपे हमें नोट लिखना है, ए नंबर जो है वो है हमारा वर्क प्लेस एटीट्यूड। अब देखिए एटीट्यूड जो होता है ना, यानी कि एक तरह से हमारा शिष्टाचार, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारा डिसिप्लिन क्या है, वो सारी चीज़ें होती है। तो देखिए कहीं भी हम अगर काम करते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम किस हिसाब से लोगों से हम अपना बिहेवियर रखते हैं, दूसरों से हम किस तरह के बिहेवियर को एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे बैठने का क्या तरीका है, कितने तरह से हम लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमारा एक तरह से ड्रेस कोड भी होता है, हम लोगों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती है इसमें होती है। हम अपने कलीग से हो गए, अपने बॉस से हो गए, अपना जो हमारा जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब एक एक करके मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो देखिए आप कहीं भी रहिए, देखिए हमें शिष्टाचार में रहना यानी कि हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम स्कूल में हो या फिर हम रास्ते पे भी हो तो हम कुछ उल्टा पुल्टा हरकत नहीं कर सकते हैं। अब देखिए रास्ते पे गाड़ी आ रही है तो क्या आप डायरेक्टली तो नहीं ना जा सकते हैं ना, वहाँ पर आपको एक तरह से रोड के जो रूल है ना वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो लोग आपको पकड़ के पीट देंगे। अब देखिए अभी के टाइम में बहुत सारे वीडियो जो है ऐसे वायरल होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, जैसे कि लोग फ्रैंक करते हैं, यानी कि मान लीजिए रास्ते पे कोई चल रहा है तो उसको पकड़ लेना, उनको किस कर लेना, अदर जो भी चीज़ें वो लोग करते हैं, ये जस्ट जो है नॉर्मल एक तरह से वो वीडियो के लिए कर रहे हैं। पर रियल में अगर लोग ऐसा करते हैं तो उसका जो नतीजा होगा बहुत ही खराब होगा ना। इस तरह से हमें हर प्लेस पे डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरह हम अपने वर्क प्लेस पे क्या क्या चीज़ों को हमें एक तरह से फॉलो करनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट को लिया है, जैसे आप देख सकते हैं पहला जो है वो है कम्युनिकेशन, कि आपको पता है कि हम कहीं भी काम करें तो हमें जो हमारा बात
बात है ना क्लियर रखना चाहिए, हम लोगों को अच्छे से समझा सके और कम शब्दों में समझा सके, यानी कि हमें ज़्यादा बड़े बड़े शब्द भी नहीं यूज़ करने हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो समझ ही ना पाए। तो हमारा लैंग्वेज जो है वो क्लियर होना चाहिए और एक तरह से बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अगला जो हमें की पॉइंट यूज़ करने चाहिए वो है हमारा एक तरह से ड्रेस कोड, यानी कि देखिए हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के ड्रेस के कोड रखने पड़ते हैं। अब मान लीजिए आप स्कूल में जाएंगे तो आप स्कूल के यूनिफॉर्म को पहन के जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो आप कॉलेज के हिसाब से आपको अपना यूनिफॉर्म चूज़ करना पड़ता है। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ड्रेस पहनेंगे, तो हर प्लेस के अपने एक तरह से डिफरेंट जो है ड्रेस कोड होते हैं। तो उसी तरह हम जहाँ काम करते हैं तो उसके भी जो ड्रेस कोड है वो डिफरेंट होते हैं। अगला जो पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं वो है हम बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए कहीं भी हम काम करें तो हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उनसे कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हम उनको किस तरह से देख रहे हैं, कैसे हम उनसे बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से हमारे शिष्टाचार में आती है। अगला जो पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि देखिए समटाइम क्या होता है ना कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिनका बहुत ही काम का प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी उनका जो माइंडसेट होता है ना बहुत ही पॉजिटिव होता है, यानी कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो हमें भी इस तरह के मेंटालिटी को रखना चाहिए कि हम कहीं भी काम करें तो हमारा जो माइंडसेट है ना वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। इससे बहुत सारे हमें फायदे भी होते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट हम यूज कर सकते हैं वो है 5 नंबर, जो कि है रिस्पेक्ट। अब देखिए आप कोई भी पोजीशन पे हो, चाहे आप बॉस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको सभी के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। आपके जो कलीग्स है या फिर जो आपसे ऊपर लेवल के हैं या फिर जो आपके नीचे लेवल के, यानी कि जो झाड़ू पोछा लगाते हैं या जो भी जिसका जो काम है, तो उनको आपको एक तरह से रिस्पेक्ट से देखना है। तो ये कुछ बेसिक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शिष्टाचार है या फिर एक डिसिप्लिन बोल सकते हो, जो कि हम कहीं भी काम करते हैं वहाँ पर हमें रखने चाहिए अपने आसपास के लोगों के लिए। अब देखिए इस तरह की अगर हम स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं जहाँ पर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेनिफिट ये होगा कि हम इम्प्रूव कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप को, यानी कि जहाँ भी हम काम करते हैं ना तो उन लोगों से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होगा। अब आप सबके साथ अच्छे से बिहेवियर करोगे, अच्छा आप एक तरह से उनसे कनेक्शन रखोगे, तो आपके काम में भी उस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आपके रिलेशन भी अच्छे बनेंगे। अगला जो हमें बेनिफिट होगा वो है इनहेंस प्रोडक्टिविटी। हमारी जो क्षमता है ना, एक तरह से काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि हम एक तरह से माइंडसेट जो है पॉजिटिव रहेगा, लोगों से हम पॉजिटिवली बात करेंगे और हम अपने काम के जो इन्वायरमेंट है ना उसको हम बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो ये हमारे काम को भी बढ़ाने में हमें हेल्प करेगी। अगला जो बेनिफिट मिलेगा वो है प्रोफेशनल इमेज, यानी कि एक तरह से अगर आप अच्छे बिहेवियर लोगों के साथ रखते हैं, अपने कलीग के साथ आप रखते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका जो प्रोफेशनल इमेज जो है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। अगला जो हमें बेनिफिट होता है ना वो है हमारा कैरियर एडवांसमेंट, यानी कि लोगों को आपका जो एटीट्यूड अच्छा लगता है और स्पेशली आपके जो कलीग्स है, आपके जो टीम मेंबर है आपसे खुश रहते हैं, तो इस हिसाब से आपका जो डेवलपमेंट है कैरियर में भी बहुत अच्छे से और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। अगर हम अपने वर्क प्लेस में अच्छे एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ, अच्छे शिष्टाचार के साथ हम रहते हैं और लोगों से कनेक्शन बना के रखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अगला जो हमें नोट्स लिखना है, यानी कि बी नंबर पे अब हमें नोट्स लिखने हैं। तो इसमें आपको करना है कि डिफरेंट बिटवीन द पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम। देखिए ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो इन दोनों को मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाती हूँ कि पोर्टफोलियो क्या होता है और रिज्यूम क्या होता है। तो दोनों का जो पर्पस होता है ना वो डिफरेंट, यानी कि दोनों के पर्पस अलग होते हैं और दोनों से हम काम करते हैं, हमें जॉब मिलते हैं, लेकिन दोनों में फिर भी बहुत ज़्यादा अंतर है। वो क्या अंतर है उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए दोनों के बीच में, यानी कि ये जो हमारा पोर्टफोलियो है और ये जो हमारा रिज्यूम है, दोनों के बीच में क्या बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस है उसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा लॉन्गली दिखाऊंगी, फिर आपको मैं शॉर्टली भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट हम लोग बात करें कि दोनों की पर्पस मीन्स कि दोनों का लक्ष्य क्या होता है चीज़ों को सीखने का। तो रिज्यूम का जो होता है वो एक तरह से हम इसमें एक तरह से पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए आपने 10 कंप्लीट किया होगा, 12 कंप्लीट किया होगा, अब आप कॉलेज कंप्लीट करोगे, उस हिसाब से आपके पास एक डिग्री होगी। तो उसके बेस पर अगर आप कहीं जाओगे जॉब के लिए तो आपको डिग्री देखकर आपको जॉब दिया जाएगा। इसमें एक तरह से डिग्री बेस पे एक तरह से आपको जॉब मिलती है, ऐसे आप समझ सकते हो।
यानी कि आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में आपको अगर जो सर्टिफिकेट मिलती है उसके थ्रू। पर ये जो पोर्टफोलियो होता है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एक तरह से आपकी डिग्री नहीं, आपके स्किल और आपका जो एक तरह से प्रैक्टिस है उस चीज़ को लेकर, कोई फील्ड में आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेकर, और उसमें आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप कोई भी एज की हो, पर आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो उसके बेस पर भी एक तरह से आपको नौकरी मिल जाती है। यानी कि इसमें ज़्यादा आपको क्रिएटिव चीज़ें को देखने को मिलता है। अब कंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो रिज्यूम का जो कंटेंट है वो एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें हम एक तरह से टिपिकली जो एक तरह से देखते हैं, तो इसमें हम एक तरह से इन्फॉर्मेशन तो लेते हैं, साथ में हमारा एजुकेशन वर्क होता है, एक्सपीरियंस होता है, एक तरह से हमें अवार्ड मिलता है। अवार्ड मीन्स कि मान लीजिए आपने 10 कंप्लीट किया, आपके अगर अच्छे नंबर आए तो आपको एक तरह से रिवॉर्ड दिया जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है कि आपने ये चीज़ किया है, और इसमें एक तरह से हाईली एक तरह से क्वालिफिकेशन होता है, इसमें टाइम लिमिट होती है, इस तरह से आप समझ सकते हो। पर ये जो पोर्टफोलियो है ना, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें देखिए बेसिकली कौन कौन से पॉइंट आते हैं कि इसमें आपको एक तरह से क्रिएटिव फील होना चाहिए। यानी कि समटाइम आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, यानी कि उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, कभी स्कूल भी नहीं गए, और उनका दिमाग बहुत ही क्रिएटिवली चीज़ों को सोचता है। और इसमें आपके जैसे कि डिज़ाइनर कुछ होते हैं, फोटोग्राफर हो गया, राइटिंग सैम्पल हो गया, म्यूजिक हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। देखिए इसमें टेक का भी एक तरह से नॉलेज होता है, एक तरह से कोडिंग हो गई। अगला जो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक तरह से स्कूल ज़्यादा पढ़े नहीं होते कॉलेज डिग्री भी उनकी कंप्लीट नहीं होती है, पर फिर भी उन्हें एक तरह से बिजनेस फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज होता है, उन्हें फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है उसके बारे में भी उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, तो इस हिसाब से इसमें वर्क किया जाता है। अब बेसिकली देखिए अभी के टाइम में चीज़ें बदल रही है, यानी कि एक तरह से क्वालिफिकेशन नहीं, आपकी नॉलेज को देखी जा रही है, आपका सर्टिफिकेट नहीं, आपके अंदर क्या स्किल है, उस बेस पर भी आजकल बहुत सारे जॉब आपको मिल रहे हैं। अब इसका फॉर्मेट भी अलग अलग है, जिसको आप लिख सकते हैं कि दोनों की चीज़ें जो है वो अलग अलग है, इनके प्रोफेशनल अलग होते हैं, इसमें थोड़ा अलग टाइप से सोचा जाता है, तो ये सब चीज़ें दी गई है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, वैसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसको शॉर्टली भी बता दे रही हूँ कि अगर इतना लंबा आपको नहीं लिखना होगा तो आप शॉर्टली लिख सकते हैं कि एक साइड में आप 3 कॉलम बना सकते हैं और एक साइड में आप फीचर्स लिख सकते हैं, और बाकी जो आपको जिसके बारे में लिखना है उसका लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिज्यूम और पोर्टफोलियो दिया गया है, तो इन सभी के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि कंटेंट क्या है, इन दोनों का पर्पस क्या है, एक तरह से फॉर्मेट क्या है, इन सभी को आप अच्छे से लिख सकते हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टली इसलिए दिखाया बिकॉज आपको लिखने में ईजी पड़ेगी। अब जैसे इन दोनों का यूज़ क्या होता है, अब देखिए दोनों का यूज़ एक तरह से जॉब पर्पज़ के लिए होता है, पर मेनली ये जो रिज्यूम है ना, इसका एक तरह से पर्पज़ जॉब के लिए बनाया जाता है। पर ये जो हमारा है ना, यानी कि हमारा जो पोर्टफोलियो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए जिससे मैं आपको समझा रही हूँ। इस फील्ड में हम एक अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर के लिए हम लोग कर सकते हैं, एक तरह से हम अलग अलग काम कर सकते हैं इसमें एक तरह से, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो अलग है, तो इस हिसाब से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रिज्यूम क्या है और पोर्टफोलियो क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं, तो आगे जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको करना है। देखिए इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, एप्लीकेशन लिखने को आपको दिया गया है, तो बुक में से कुछ एप्लीकेशन का आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं उसमें आपके एप्लीकेशन दिया गया है। तो इसमें आपको करना है कि प्रिपेयर अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेल मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट फॉर्म। यानी कि देखिए आपको एक कॉर्पोरेट फॉर्म में सेल्स मैनेजर के पद के लिए आए विज्ञापन के जवाब में एक नौकरी आवेदन पत्र को आपको रेडी करना है। यानी कि सिंपली आपको एक लेटर लिखना है, एक तरह से आपको कॉर्पोरेट जो फॉर्म है ना उसमें जॉब के लिए। आंसर के थ्रू मैं आपको ये बता दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ स्पेस ऐसा है इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, बट आप ये जो लेटर है ना, आप एक लेटर के फॉर्म में लिखिएगा। कैसे लेटर को लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसमें एक तरह से जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर सेल्स, ये आपका ऊपर में हेडिंग आप लिख सकते हो। फर्स्ट आपको लिखना है अपना नेम, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है, और देन आपका ईमेल एड्रेस क्या है यहाँ पर आपको लिखना है। देन आप कौन से दिन पे वो लेटर लिख रहे हैं उसका डेट आपको लिखना है। देन आपको मैनेजर, यानी कि आप जिसको लिख रहे हैं मैनेजर, उसका नाम यहाँ पर कर सकते हैं। देन आपको कंपनी का नाम यहाँ पर करना है, और फिर आपको यहाँ पर
कंपनी का जो एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जिस भी कंपनी का आपको लिखना है वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक जो है वो आपको स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, यानी कि एक लेटर फॉर्मेट में आपको करना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम एक तरह से बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए इस टाइप के लेटर की। तो फर्स्ट आप डियर मैनेजर, जो भी आपको अगर नाम पता है तो आप लिख सकते हैं, और देन आपको अपना जो इंटरेस्ट है या फिर आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप किस लक्ष्य से, यानी कि आपका पर्पस क्या है इसमें अप्लाई करने का, फिर आप क्यों इस जॉब को लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है जिसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चीज़ों को इंक्लूड भी कर सकते हो। तो इसमें ये सब पॉइंट दिया गया है कि एक तरह से आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, आप कैसे एक अच्छा काम कर सकते हो इस फील्ड में, और आप क्यों करना चाहते हो। बेसिकली ये सारी पॉइंट इसमें दी गई है, तो आप इसको रीड कर सकते हो कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिए गए हैं। तो आप उसमें से कुछ लेटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर लेटर आए तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो लास्ट में आप जो है आपको जो बोलना है उसको बोल दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, बस एक लेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि यू आर प्लानिंग टू अपेयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव इन द रिपोर्टेड मार्केटिंग फॉर्म्स। राइट आउट 10 क्वेश्चन यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क एंड योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। यानी कि मान लीजिए आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक तरह से बिजनेस इंटरव्यू के लिए आप जाना चाहते हो, और आपको कुछ क्वेश्चन रेडी करना है कि अगर आप गए तो आपका जो इंटरव्यू लेगा वो आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा ना, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको बताने हैं। और वो 10 क्वेश्चन क्या होंगे, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो हम लोग देख लेते हैं। अब सिंपली ये सभी को जाननी चाहिए कि मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो जॉब के लिए, तो लोग किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आप उसका आंसर कैसे देंगे, इन सभी चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं वर्क प्लेस पे काम करने जा रहे हो तो ये सब चीज़ें हमें पहले से प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। तो ये कौन से 10 क्वेश्चन जो मोस्टली लोग पूछते हैं कोई भी इंटरव्यू में अगर हम जाते हैं तो हम देख लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि एक तरह से इंटरव्यू के लिए लोग खुद को प्रिपेयर कितने टाइम से करते हैं, कितनी सारी ट्रेनिंग लेते हैं, तब वो प्रिपेयर करके जाते हैं इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। तो अगर उन्होंने आंसर गलत दिया ना उस टाइप के क्वेश्चन का, तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप बिजनेस इंटरव्यू में जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, हमें बेसिकली जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हमारा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट। अब देखिए, आपको अपने बारे में तो बोलना है और साथ में आपको बिजनेस डेवलपमेंट का जो बिजनेस का आइडिया है या फिर आप जो काम करते हो ना उसका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा ना। अब कोई काम आप करने जाओगे तो उसके बारे में आपको नॉलेज होगी तभी तो वो काम करोगे ना आप, नहीं तो ऐसे तो कोई आपको सेलेक्ट नहीं करेगा ना। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मोस्टली लोग जो है इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो भी है आपका नाम वगैरह जो भी आप बोल सकते हो, और साथ में आप ये जो बिजनेस का जो आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको जो भी आप बिजनेस पहले किए हो इस फील्ड में तो वो आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हो, और आप कौन कौन से इंडस्ट्री में काम किए हो उस पॉइंट को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या क्या आपने कौन कौन सी कंपनी में काम किया है इससे पहले, और आपको नॉलेज कितना है एक तरह से उस फील्ड से लेकर इस सब पॉइंट को आप लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें बेसिकली यहाँ पर दी गई है, मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के इंटरव्यू में, व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन बिजनेस डेवलपमेंट। यानी कि आपके जो बिजनेस डेवलपमेंट में आपके क्या एक तरह से स्ट्रेंथ, यानी कि आपके क्या ताकत है और आपके क्या वीकनेस, यानी कि आपकी क्या कमजोरियां है, इनको भी आपको क्वेश्चन करके पूछा जाता है। तो बेसिकली आप अपने स्ट्रेंथ यानी कि आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है और आप कुछ अलग ही टेक्निक से एक तरह से चीज़ों को सेल करते हो, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। और बाकी आपका वीकनेस क्या है, यानी कि आप किस चीज़ में जाके फंस जाते हो या फिर क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, उसको भी आपको थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, व्हाट आर योर सेल स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक। यानी कि आप कोई भी चीज़ को जब सेल करते हैं तो आपका क्या स्ट्रेंथ होता है और क्या आप टेक्निक को यूज़ करते हैं उस चीज़ को अच्छे से बेचने के लिए। तो मोस्टली इसमें आप बता सकते हैं कि मैं जो हूँ वो एक तरह से मोस्टली मैं चीज़ों को बेचने के लिए या फिर चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए मैं देखता हूँ कि मार्केट में क्या नीड है, लोगों के क्या प्रॉब्लम है, उसका मैं एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका खोजता हूँ। मैं चीज़ों को अच्छे से एनालिटिक करता हूँ या फिर मैं अच्छे से चीज़ों को टारगेट करता हूँ, मेरे जो कस्टमर है उनकी प्रॉब्लम क्या है और फिर मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करता हूँ। तो इस हिसाब से आप टेक्निक बोल सकते हैं और कुछ और पॉइंट अपने स्ट्रेंथ के रूप में डाल सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में कि हाउ डू यू टिपिकली हैंडल ऑब्जेक्शन एंड क्लोज डील। तो आप कैसे जो ऑब्जेक्शन हो गए, कुछ आपत्ति हो गई या फिर एक तरह से जो क्लोज डील है ना, जो अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। तो इसमें भी आप आंसर दे सकते हैं कि ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो मैं चीज़ों को अच्छे से सुनता हूँ, क्लियरली चीज़ों को सुनता हूँ और उसके बाद मैं फोकस करता हूँ कि कैसे मैं ये चीज़ों को इम्प्रूव करके जो मेरे कस्टमर है ना, उनको मैं और ज़्यादा बेनिफिट दे सकता हूँ और फिर मैं उस चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देता हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हो, यानी कि आपको कोई एक तरह से ऑब्जेक्शन में मिलता है तो आप उसको एक तरह से नेगेटिव नहीं लेते हो, आप उसको पॉजिटिव लेकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। अगला जो पॉइंट यानी कि 5 नंबर जो पॉइंट है जो पूछा जाता है कि डिस्क्राइब चैलेंजिंग सेल्स सिचुएशन यू फेस एंड हाउ यू ओवरकम इट। यानी कि सम टाइम अगर आपका ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया है जब आप कुछ सेल करने जा रहे हो तो उस टाइम आप उसको क्लोज करना चाहते हो, यानी कि बंद करना चाहते हो, तो उस टाइम आपको जो चैलेंजेस आते हैं ना, जो चुनौतियाँ आती है, तो आप उसको कैसे फेस करते हो उस पर आपको लिखना है। तो सिंपली आप इसका भी आंसर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि इस टाइप का अगर सिचुएशन आता है तो मैं उसको एक तरह से अच्छे से लेता हूँ, समझता हूँ और उसके बाद अच्छे से मैं उसको ओवरपुट करता हूँ और साथ में उसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं उसमें नया कुछ इंक्रीज करके लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि बिजनेस इंटरव्यू में, जैसे हाउ डू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड इन मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। यानी कि आप खुद को कैसे अपडेट रखते हो कि एक तरह से मार्केटिंग में कुछ नई चीजें आ रही है, एक तरह से लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, तो उसकी आप नॉलेज कैसे लेते हो और आप बिजनेस को कैसे डेवलप करते हो। तो मोस्टली इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्टली लोगों का जो आंसर होता है वो एक तरह से खुद को हमेशा अपडेट रखते हैं, एक तरह से वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक तरह से वो वर्कशॉप पे जाते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी से भी वो जुड़े हुए रहते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो एक तरह से नए जो ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में, जो चल रहे हैं और एक तरह से फ्यूचर में क्या आने वाले हैं, उन सभी का वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 7 नंबर में आप लिख सकते हैं, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अब देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर वर्क में पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी इंटरव्यू देने जाए कि आप जो काम करना चाहते हो तो आपके हिसाब से, वैसे तो लोग आर्टिकल में लिखे रहते हैं कि आपकी इतनी सैलरी होगी, पर आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो कि आपकी जो सैलरी है वो आपके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी क्या एक तरह से आपको कितने पैसे चाहिए इस काम के लिए। तो इसमें आप सिंपली बोल सकते हैं मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो एक तरह से मेरे काम के अकॉर्डिंग है, यानी कि मुझे जितना एक तरह से एक्सपीरियंस है, मेरे पास जितनी क्वालिफिकेशन है या फिर मुझे जितनी नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, उतना मुझको पैसा मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आपको अगर नॉलेज ही नहीं है तो आप ज़्यादा डिमांड तो नहीं कर सकते ना, यानी कि आपको उस फील्ड में बहुत ही अच्छे से आपको पता है तो आप ज़्यादा एक तरह से हाई लेवल की सैलरी बोल सकते हो। अदरवाइज आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप बोल दोगे तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर जो पूछा जाता है, हाउ डू यू हैंडल प्रेशराइज एंड डेडलाइन। यानी कि आप एक तरह से अपने जब काम करते हैं तो आप किस तरह से प्रेशराइज, यानी कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो उस टाइम आप खुद को कैसे हैंडल करते हैं उस पर आपको लिखना है। तो ये सब की अपने आंसर होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है प्रेशराइज में काम करना, मीन्स कि उनके ऊपर एक दबाव होता है जिसके कारण वो एक तरह से अपने काम को फोकस करते हैं, उनका जो मन है वो विचलित नहीं होता, यानी कि उनको एक तरह से लेजीपन नहीं फील होता है, वो एक दबाव में काम करते हैं। तो सबकी अपनी है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पूछा जाता है वो है हमारा कि व्हाई आर यू इंटरेस्टिंग इन दिस पोजीशन एट आवर कंपनी। यानी कि आप ये जो हमारी कंपनी में काम करने के लिए इंटरव्यू आपने दिया है, आप जो आए हो तो वो आपको एक तरह से क्या आपको इंटरेस्ट लगा जिसके चलते आप यहाँ पर आए हो इस कंपनी में काम करने के लिए। तो मोस्टली होता है ना, हम किसी चीज़ से इम्प्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम जाते हैं वहाँ पर देने के लिए, यानी कि कुछ तो हमें लगा होगा उस कंपनी के बारे में कि हम जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपका आंसर आप दे सकते हैं कि मुझे जो है एक तरह से इस कंपनी का जो रेपुटेशन है या फिर इसका जो रिकॉर्ड है ना, यानी कि अभी का और पिछली जो भी इसके रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे यहाँ से अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। बाकी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सिंपली एक तरह से आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी काम करने के लिए, तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, देखते हो कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है और ये फ्यूचर में भी अच्छा काम करेगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, तभी तो आप जाते हो ना, अदरवाइज़ आप थोड़ी ना जाओगे वहाँ पर काम करने के लिए। तो मोस्टली इस टाइप से आप इसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हो।
अगला जो क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं, यानी कि जब आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो जो लोग जाते हैं तो वो भी क्वेश्चन करते हैं जो इंटरव्यू होता है उससे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, यानी कि मान लीजिए आपका जब वो एक तरह से इंटरव्यू ले लेता है तो फिर वो अपने बारे में भी बताता है, यानी कि फिर वो बोलता है कि आपको कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो सिंपली आप 2-3 लाइन में उसको बोल सकते हो, लाइक आप एक तरह से उस कंपनी के बारे में थोड़ा और पूछ सकते हो, एक तरह से आप उसका पोजीशन क्या है, उसका टीम वर्क क्या है, ये बाकी चीजें जो है पूछ सकते हो। यानी कि बेसिकली इस टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका प्रिपेयर करके हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं अगर ऐसा टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है, ये जो क्वेश्चन है कि राइट एन आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन फॉलोइंग टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है जिसके ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन लिखना है, यानी कि उस पर आपको एक आउटलाइन प्रेजेंट करना है। अब मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं तो आप जहाँ काम करते हैं तो वहाँ से मान लीजिए कि आपको एक टॉपिक दिया गया है जिसपे आपको प्रेजेंटेशन जो है ऑडियंस के सामने आपको प्रेजेंट करनी है। तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, क्या आप आउटलाइन यूज करोगे, उसको आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो प्रेजेंटेशन लिखना है वो है एक तरह से क्रिएशन ऑफ जेंडर अवेयरनेस एट द वर्क प्लेस, यानी कि आपको जो जेंडर का जो एक तरह से अभी के टाइम में आपको पता है कि लड़की की एक तरह से जेंडर को लेकर भी भेदभाव होता है, यानी कि लड़का लड़की में भी भेदभाव होता है। तो इसका जो अवेयरनेस है ना, तो वर्क प्लेस पे आप कैसे लोगों के सामने इसको आप उजागर करोगे, यानी कि फैलाओगे, उस पर आपको एक प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करनी है। हम आंसर के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आंसर में आप सबसे पहले ये हेडिंग दे सकते हैं और उसके बाद आप इंट्रोडक्शन यूज़ करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप जो है इंट्रोडक्शन में आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो दोगे ना कि ये चीज़ें ये है, और उसके बाद आप चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करना शुरू करोगे। तो सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन है ना जेंडर की, सेक्स हो गया, इस तरह के जो जेंडर आइडेंटिटी है, इन सभी को आप अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, यानी कि हर चीज़ को आप इन द स्टार्टिंग में सिंपली बताओगे कि जेंडर का जो अवेयरनेस है वो एक्चुअली है क्या, और देन आप उसको शॉर्टली बताने की कोशिश करोगे कि हमें एक तरह से वर्क प्लेस पे किस तरह की योग्यता होनी चाहिए और किसके बेस पे हमें काम करनी चाहिए, और ये जो जेंडर की जो प्रॉब्लम्स है या फिर इसकी जो कमी है या फिर इसका जो बेनिफिट है, उन सभी चीज़ों को आप पहले इन द स्टार्टिंग में शॉर्टली बताने की कोशिश करोगे। अगला जो आउटलाइन आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के प्रेजेंटेशन में वो है क्रिएटिंग अ जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस बिल्डिंग अ सपोर्टिव कल्चर, यानी कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट या फिर एक ऐसा कल्चर जो है आपको वर्क प्लेस पे इंक्लूड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जो कि एक तरह से बहुत अच्छा हो, स्पेशली दोनों जेंडर के लिए, यानी कि उनको जो क्वालिटी है, उनका जो एक तरह से इक्वलिटी है वो सेम मिले, यानी कि उनको जो एक तरह से अवसर जो है ना वो हर इंसान को सेम मिले। और एक तरह से हम ऐसी वहाँ पर कल्चर को डेवलप कर सकते हैं जिससे जो प्रैक्टिस के जो स्किल है वो एक तरह से इक्वली मिल सके, यानी कि अगर कोई लड़की भी है या फिर कोई लड़का भी है तो उनके एक तरह से जेंडर को देखकर वो काम ना दिया जाए, उनके स्किल और वो कितने अच्छे से उस काम को कर सकते हैं उसके बेस पे उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और दोनों को या फिर जो भी है उसको एक तरह से सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो इस आउटलाइन में। अगला जो पॉइंट यानी कि आउटलाइन यूज़ किया जा सकता है वो है एक्शन प्लान, यानी कि मान लीजिए जेंडर को लेकर जो प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए एक तरह से हमें एक तरह से अलग टाइप के स्टेप फॉलो करने चाहिए, और एक तरह से हमें ये देखनी चाहिए कि उनको ऐसे काम हम दे, मतलब पहले से हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि सिंपली आपको इसमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि मेरा जो काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं ऐसे करके लोगों में डिवाइड करूंगा, जिसका जो स्किल है, जिसका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं काम दूंगा, तब जाके एक तरह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें पता चलेगी, और हम ये भी देख सकते हैं कि कौन किस काम को बेहतर तरीके से कर पा रहा है, यानी कि एक्शन प्लान भी करना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। अगला जो आउटलाइन यूज कर सकते हैं आप प्रेजेंटेशन में वो है स्लाइड विथ इमेज, यानी कि आप जो चीज़ें बोल रहे हो ना उसमें आप कुछ इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि कुछ पिक के थ्रू भी आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपना जो आइडिया है या फिर आप जो चीज़ बोलना चाहते हैं वो लोगों को आप एक तरह से वो आप लोगों को इमेज के थ्रू भी बता सकते हैं, यानी कि फोटो के थ्रू भी बता सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। अगला जो पॉइंट यानी कि आउटलाइन आप यूज़ कर सकते हैं वो है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल जेंडर अवेयर वर्क प्लेस, यानी कि आप एक ऐसी स्थिरता को पैदा कर सकते हैं अपने काम के प्लेस पे जो कि जेंडर को लेकर उनके अंदर जागरूकता हो, यानी कि एक तरह से कुछ भेदभाव ना हो, और साथ में चीज़ें जो है प्रोग्रेस करे, उसमें एक तरह से हमें चीज़ों को हाईलाइट करनी पड़ती है, चीज़ों को नए इंक्लूड करने पड़ते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है हमें ऐसा बनाना चाहिए या फिर ऐसा हमें क्रिएट करना चाहिए कि एक तरह से जेंडर को लेकर कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ना हो और उनको ऑलवेज एक तरह से डेवलप करनी चाहिए। अब अगला जो पॉइंट आप यूज कर सकते हैं इस तरह के प्रेजेंटेशन के लिए वो है कंक्लूजन। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक तरह से जो भी अपना प्रेजेंटेशन हम रेडी करते हैं तो लास्ट में हमें कंक्लूजन का जो पॉइंट है उसे रखना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें आपने बताई उसको सिंपली आपको शॉर्टली बतानी है कि आपने क्या बताया, आपका प्रेजेंटेशन का मकसद क्या था, यानी कि आप क्या लोगों को समझाना चाहते हो। अगला जो एक तरह से पॉइंट इसमें ऐड होनी चाहिए वो है एक तरह से आप लोगों को, यानी कि आपने जो अपनी बातें जो लोगों को बताई है उसके लिए लोगों का रिएक्शन क्या है और वो किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको लोगों से पूछनी चाहिए। और वर्क प्लेस पे इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और क्या न्यू चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं और इसको और अच्छा बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको बतानी चाहिए। अगला जो पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं यानी कि कंक्लूजन में वो है एक तरह से आप चीज़ों को लेकर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और इसके लिए आप क्या सोर्सेज प्रोवाइड करोगे, लोग आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन में लास्ट में रखनी चाहिए। यानी कि समझाने के लिए आपको ये सब पॉइंट होने चाहिए। तो बेसिकली ये जो बुक है आपका, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो आप वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम करते हैं, कोई ऑफिस हो गया या कहीं भी आप काम करते हैं तो वहाँ पर किस तरह से जो लोग काम करते हैं तो उनका वहाँ पर इंग्लिश जो है कैसे यूज़ की जाती है, कैसे हम प्रेजेंटेशन जो है बनाते हैं, बेसिकली ये सब चीज़ें दी गई है। थोड़ा ग्रामर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशली आपको वॉइस अच्छे से करके जाने हैं, थोड़े से ग्रामर के स्ट्रक्चर देख लोगे और बाकी थोड़ा सा आप बुक जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर लोगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प हुई होगी और आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट and please subscribe this channel guys, or all the best and thanks for watching this video and bye, take care।